देखिए, हम लोगों ने देखा कि किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं, सेक्शन 112 हैं। एक्ट नंबर 2 है 2016 का। 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलती है और इसके लागू होने की डेट 15 जनवरी 2016 है। संपूर्ण भारत पर विस्तार है। यह विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों और ज़रूरतमंद बालकों, देखरेख और ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में लागू होता है। उनके पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने के लिए व्यवस्थाएं करता है, शास्ति कारावास की व्यवस्थाएं करता है। कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, जैसे मोस्टली बालक के बारे में अगर हम बात करें तो बालक 2(12) में डिफाइन किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक माना गया है। किशोर के बारे में बात करें तो 2(35) में किशोर डिफाइन किया गया है। 2(35) में किशोर से क्या तात्पर्य है? 18 वर्ष से कम आयु का बालक, मतलब बालक और किशोर की अगर बात करें तो दोनों में ही 18 वर्ष से कम आयु का बालक है। जघन्य अपराध 2(33) में है। ऐसा अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, जघन्य अपराध कहलाता है। इसके अलावा छोटे अपराध 2(45) में परिभाषित है, मतलब ऐसे अपराध जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय छोटे अपराध कहलाते हैं। इसी तरह से घोर अपराध 2(55) में डिफाइन किए गए। 2(54) में घोर अपराध कौन से अपराध होते हैं? ऐसे अपराध जो 3 वर्ष और 7 वर्ष से अनधिक के हों। 3 वर्ष और 7 वर्ष से बीच के अपराध हैं वो क्या कहलाते हैं? घोर अपराध कहलाते। 3 प्रकार के अपराध यहाँ बताए गए हैं। सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा है बहुत सारे नियम हैं, करीब 16 नियम बताए गए हैं। ये आप लोग एक दो बार लिख के देख लीजिएगा कौन कौन से नियम है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। हेडिंग लिख के याद कीजिएगा तो वो याद हो जाएंगे आपको। 16 है, 8 दूनी 16। कोशिश कीजिएगा 2 भागों में बांट लें। 8 याद करें पहले, फिर 8 याद हो जाए, फिर अगले 8 याद करें, फिर इकट्ठे 16 लिखें एक साथ कॉपी में, तो ये याद हो जाएंगे। सेक्शन 4 में किशोर न्यायिक बोर्ड है। राज्य सरकार क्या करता है? विधि का उल्लंघन करने वाले, मतलब अपराधी बालकों के लिए विचारण करने के पर्पज से प्रत्येक जिले में एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिसे किशोर न्यायिक बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें एक महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा और 2 सदस्य अन्य होंगे, जिनमें से 1 महिलाएं होंगी। न्यायपूर्ण के तौर पर ये कार्य करेगा, मतलब बेंच के तौर पर कार्य करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों से 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण संबंधी, बालक मनोविज्ञान, मनोरोग, सामाजिक विज्ञान, विधि, इन 4 क्षेत्रों में से इनका वो होना चाहिए। इनकी अयोग्यताएं हैं, मानवाधिकार का या बालक के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले नहीं होने चाहिए, नैतिक अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं होना चाहिए, सेवा से पदच्युत नहीं किए जाने चाहिए, बाल श्रम, बालक दुर्व्यवहार से जुड़े ना हों। ऐसे सदस्यों को, चाहे वो न्यायाधीश हो या 2 सदस्य हो सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हें 60 दिन का प्रशिक्षण देने की बात भी की गई है राज्य सरकार द्वारा सब क्लास 5 में। पदच्युत कैसे किया जाएगा? पदच्युत करने के आधार यहाँ पे सेक्शन 7 में बताए गए। बोर्ड के किसी सदस्य को प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय, मतलब मजिस्ट्रेट को पदच्युत नहीं करेंगे, यहाँ पे सब सदस्यों को पदच्युत करेंगे। सरकार कैसे करेगी? अगर वो दोषी पाए जाते हैं, यदि वो लगातार 3 माह तक कार्रवाइयों में असफल रहते हैं भाग लेने से, 3/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहते हैं 1 वर्ष में, सदस्य के रूप में अपने अवधि के दौरान अपात्र हो जाते हैं, तो भी उन्हें अपन क्या करेंगे? पदच्युत कर देंगे। और यहाँ पे प्लेसमेंट भी किया जा सकता है। सेक्शन 5 में यही मान के चला जाएगा कि वो माइनर है, बालक है। इसके बाद बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया क्या है, ये सेक्शन 7 बताती है। बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और तहत क्या है, ये 8 बताती है। 9 में ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, तो क्या प्रक्रिया होगी? तो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को
तत्काल भेज देगा वो उस कार्रवाई को, तत्काल भेजेगा किसको, अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज देगा। ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 से आगे पढ़ना है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया। 10 से 26 तक की बातें यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसमें प्रोसीजर। देखिए सेक्शन 10 कहती है विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक की गिरफ्तारी या अरेस्ट कैसे किया जाएगा इनको। तो इनका थोड़ा एक प्रोसीजर थोड़ा आप समझिएगा, क्या प्रक्रिया है इनमें। क्या इनको अरेस्ट करके जेल में रखते हैं, कस्टडी में रखते हैं, हथकड़ी पहनाते हैं, या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एक अपराधी बालक है, क्या प्रोसीजर है देखिए। जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल एकक या अभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा, जो बालक को अविलंब किंतु उस स्थान से जहां से ऐसे बालक की गिरफ्तारी हुई थी यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर बेड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए गिरफ्तार तो कर लेते हैं यहाँ पे बालक को, और पुलिस विशेष पुलिस बल एकक या अभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। इन्होंने कह दिया है जो बालकों के संबंध में विशेष पुलिस दल बनाए गए उनके अधीन रखेंगे इनको अपन। पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता, लॉकअप में, एक ध्यान देना इनको। और 24 घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसको भी 24 घंटे के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा। एक दिन, अभी 2 दिन करीब, विथिन 1 वीक की बात है, मेरे गांव में थाना है, एक जैन मैडम है वहाँ पे थाना प्रभारी। एक कांस्टेबल का फ़ोन आता है, शैलेंद्र सिंह है, किसी ने मिलवाया था किसी शादी मादी में, ऐसे हम बात नहीं करते वहाँ पे। तो उसका फ़ोन आया कि भाई साहब विक्रम भैया बोल रहे हैं कि हाँ बताओ। पहले हम शैलेंद्र बोल रहे हैं यहाँ से बमोरी थाने से। हाँ बताओ शैलेंद्र क्या बात है। तो बोलते हैं सर एक चीज़ जानकारी चाहिए थी। हमने कहा बताओ। बोले एक बच्चे ने 326 में अपराध किया है, घोरोपति का संज्ञेय मामला किया है, आजमानती अपराध है, 18 वर्ष से कम आयु की है। क्या उसको अरेस्ट कर लें हम लोग, क्या करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। जज साहब ने तो ये कहा 41A का सूचना दे के छोड़ दो। तो मैंने कहा भाई कस्टडी में मत रखना आप लोग, वरना वर्दी उतर जाएगी, ह्यूमन राइट लग जाएगा फालतू में। आप तो एक काम कीजिए, बंदी करवा लीजिए उनके पेरेंट्स से। कैसे बच्चे से तो बंदी करवा ही नहीं सकते आप, पेरेंट्स से ही करवानी पड़ेगी, और छोड़ दीजिए। 41A का फॉर्मेलिटी भी करवा लीजिए और बंदी करवा लीजिए, छोड़ दीजिए, यही तरीका सही है। कस्टडी में नहीं रखना, दिक्कत हो जाएगी। कोई मीडिया वाले अगर कर देंगे ना हाईलाइट तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। लीजिए, अपनी और कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये चीज़ें थोड़ी आपको यहाँ देखना है कि 18 साल से कम आयु का व्यक्ति है, वो अपराध करता है तो उसके साथ प्रोसीजर क्या होगी। क्या उसे अपराधी की भांति ट्रीट करेंगे, बालक है तो बालक की भांति। मेरे ख्याल से बालक को बालक की भांति ट्रीट करो। कैसे आगे फ्यूचर बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, उसका पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है। अगर हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसका विकास रुक जाएगा। तो जेल में नहीं डाला जाएगा, पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा, पुलिस, इस बालकों के संबंध में स्थापित पुलिस दल है उनको सौंपा जाएगा, जो 24 घंटे के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन भी है, विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा। उस रीति का उपबंध करने के लिए जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित बालक को किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा, अधिनियम में से संगत नियम बनाएगा। तो ये सुरक्षित स्थान में भेजने के नियम भी बना सकते हैं, ये भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 11 में आ जाते हैं। सेक्शन 11 क्या कहती है देखिए। ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है। अब देखिए, जिसके कस्टडी में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाएगा, उसकी भूमिका क्या होगी, वो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ये बताती है सेक्शन 11। देखिए, ऐसे व्यक्ति का जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को रखा जाता है, जब आदेश
प्रवर्तन में हो, उक्त बालक की जिम्मेदारी इस प्रकार होगी मानो उक्त व्यक्ति बालक का माता पिता है और बालक के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वो खिलाना पिलाना पड़ेगा और माता पिता की भांति आपको केयर करनी पड़ेगी बच्चे की। परंतु तब के सिवाय जब बोर्ड की यह राय है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे बालक का प्रभार लेने के लिए उपयुक्त है, इस बात के होते हुए भी कि उक्त बालक का माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, बालक बोर्ड द्वारा कथित अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रभार में बना रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रभार में तब बना रहेगा अगर बोर्ड को ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे पुलिस जैसा काम नहीं करेंगे अपन उसके साथ में, एक पेरेंट्स जैसा काम करेंगे जिसकी कस्टडी में भी उसको छोड़ा जाएगा। 12, ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकृत बालक है। अब देखिए यहाँ पे जमानत की बात हो रही है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो दृश्यमान रूप से एक बालक है और जिसने अभिकथित जमानती या अजमानती अपराध किया है पुलिस द्वारा गिरफ्तार निरुद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष संजात होता है, लाया जाता है, तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रतिभूत सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। देखिए जमानती अजमानती दोनों अपराध की बात हो रही है। प्रतिभूत सहित या रहित पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। उसे किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा। देखो किसी भी के अंडर में रखा जाएगा, कहने का तात्पर्य है कि जब बुलाया जाएगा तो हाजिर होना पड़ेगा। देख रेख मतलब क्या है, जब बुलाया जाएगा तो हाजिर होना पड़ेगा और एक सुपरविजन में रखे जाएंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा यदि विश्वास करने के युक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभाव्य होगा उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त व्यक्ति नैतिक शारीरिक मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा और बोर्ड जमानत देने से इनकार करने के कारणों को ऐसा निश्चय लेने से संबंधित परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा। ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई ये जमानत कब नहीं देना है। ऐसा लग रहा है कि अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो इसको खतरा हो सकता है या ये किसी के लिए खतरनाक हो जाएगा, तो बोर्ड इन चीज़ों को ध्यान देगा। जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा 1 के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, तब ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को ऐसी रीति से जो विहित की जाए यथास्थिति संप्रेक्षण गृह सुरक्षित स्थान में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके। तो देखिए यहाँ पे संप्रेक्षण गृह है और सुरक्षित स्थान। देखिए अपराधी बालकों को 2 जगह रखा जाता है, संप्रेक्षण गृह में और सुरक्षित स्थान। जेल नहीं आता, हवालात नहीं आती, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा उपधारा 1 के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह ऐसे व्यक्ति के बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो आदेश में विनिर्देश की जाए उसे यथास्थिति संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने का आदेश देगा। अब यहाँ नहीं रखा जाता तो संप्रेक्षित स्थान और सुरक्षित स्थान में भेजने का आदेश न्यायालय दे देगा उसके संबंध में। जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों का उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए। अब देखिए यहाँ भी अकिंचन टाइप की अवधारणा की गई कि बच्चा है 7 दिन तक जमानत नहीं दे पाते उसके घर वाले, तो यहाँ पे उसको 7 दिन के बाद जब बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा भैया जमानत पे छोड़ दे, इसको जमानत छोड़ दी जाएगी। फिर तो प्रतिभूत है तो रहित छोड़ी जा सकती है जमानत। सेक्शन 13 कहती है माता पिता संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तला। अब यहाँ पे इत्तला दी जाएगी। कैसे इत्तला दी जाएगी? जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है वहाँ उस पुलिस थाने का या विशेष किशोर पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी के पास ऐसा बालक लाया जाता है। बालक की गिरफ्तारी के पश्चात ऐतिहासिक अब अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट करने के बाद क्या करेंगे? सूचित करेंगे। कैसे? ऐसे बालक की माता पिता संरक्षक को यदि उनका पता चलता है इत्तला देगा, उन्हें निर्देश देगा, उस बोर्ड या समक्ष उपस्थित हो बालक को पेश किया जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी को यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट जिसमें बालक के पूर्ववृत्त और कौटुंबिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिनके बारे में यह संभव है कि वे जांच करने के बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करेंगे, बोर्ड को प्रस्तुत दिला देंगे। तो यहाँ 2 सप्ताह के भीतर देखिएगा क्या होता है, इन्हें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसे सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बोला जाता है, वो भी ये बनाएंगे और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
जहां बालक को जमानत पर छोड़ दिया जाता है वहां बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी या बालक कल्याण अधिकारी को इत्तला दी जाएगी, इसकी सूचना दी जाएगी कि भाई जमानत पर छोड़ दिया है परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच। अब जांच कैसे की जाएगी बोर्ड द्वारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है वहाँ बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह अधिनियम की धारा 17 और 18 के अधीन ठीक समझे। उपधारा 2 कहती है इस धारा के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे विस्तारण के लिए लिखित रूप में लेखबद्ध कारणों के पश्चात 2 मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि को विस्तारित की जाएगी, पूरी की जाएगी। तो इनका कहने का तात्पर्य जांच हम कितने समय में पूरी करेंगे, 4 माह में पूरी करेंगे, जिसमें 2 माह अतिरिक्त और मिल सकते हैं, मतलब 6 माह में हर हालत में जांच हो जाना चाहिए। 4 माह में जांच करना है, अतिरिक्त 2 माह और मिल जाएंगे जांच के लिए, ये बताया गया है इसमें। बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक निर्धारण जो होगा, प्रारंभिक निर्धारण क्या कहलाता है, जांच ही कहलाता है एक हिसाब से। जांच के संबंध में जो ट्रायल के पहले की प्रोसीजर प्रारंभिक निर्धारण होती है वो न्यायालय कितने समय में पूरा करेगा, 3 माह में पूरा करेगा। यदि बोर्ड द्वारा छोटे अपराधों के लिए उपधारा 2 के अधीन जांच विस्तारित अवधि के पश्चात भी अनिर्णित रहती है तो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। अब छोटे अपराधों में क्या होती है, जांच क्लियर नहीं हो पाती है बच्चे ने अपराध किया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कार्रवाई समाप्त कर देंगे। परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है तो यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा। तो ये जांच प्रदान करेगा क्या, और जांच करिए, आप आदेश दे देगा कि और आगे जांच कीजिए। बोर्ड रिजु और तुरंत जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी। क्या क्या उपाय करेगी बोर्ड, रिजु और तुरंत मतलब नैसर्गिक न्याय करने के लिए, स्पीड न्याय जांच इंक्वायरी करने के लिए और नैसर्गिक इंक्वायरी करने के लिए। जांच प्रारंभ करते समय बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा अधिकारी भी है कोई दुर्व्यवहार न किया गया हो और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा। आगे है बोर्ड इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्रवाइयाँ यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि बालक को इसके अंदर कार्रवाइयाँ आरंभ की गई कार्रवाइयों के दौरान बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो प्रोसीजर के संबंध में हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान देख लीजिए क्या क्या उपाय उसको करना है। 2-4 उपाय और हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15 पे। बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण। अब देखिए जो अति गंभीर अपराध है उन्हें जघन्य अपराध बोले, हीनियस क्राइम बोला जाता है। हीनियस क्राइम में प्रारंभिक निर्धारण कैसे करेगा बोर्ड, किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। देखो 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने में की योग्यता और उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा और धारा 18(3) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा। परंतु ऐसे निर्धारण के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा। तो ये आप देखिएगा प्रारंभिक निर्धारण करेगा बोर्ड इनके संबंध में परिस्थितियों, परिणामों को ध्यान में, मानसिक शारीरिक परिणामों को ध्यान में देखते हुए। स्पष्टीकरण छोड़ना इसका, आगे बढ़ेंगे सप्ताह 2 में आ जाएंगे, जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए तो बोर्ड यथाशक्य समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 15 क्लॉज 2। तो समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जघन्य अपराधों में। परंतु बोर्ड द्वारा समन मामलों का निपटारा किए जाने वाला आदेश 101(2) के अधीन अपीलीय होगा। ऐसा कोई आदेश किया जाता है तो अपील की जा सकेगी कि समन मामलों का विचारण न किया जाए, कैसा किया जाए, वारंट मामलों का विचारण किया जाए।
परंतु यह और कि इस धारा के अधीन निर्धारण धारा 14 के अधीन विनिर्देश अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो जो भी डिटरमिन करना है 14 में विनिर्देश अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। 14 में क्या विनिर्देश अवधि बताई गई थी, यहाँ पर देखिए 14 में 4 माह और 2 माह एक्स्ट्रा, मतलब 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। प्रारंभिक निर्धारण कितने माह में, 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। सब क्लॉज 3 बताती है। जांच लंबित होने तक का पुनर्वलोकन सेक्शन 16 बताती है जांच लंबित है तब तक पुनर्वलोकन की स्थिति क्या होगी। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक 3 माह में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का रिव्यू करेगा और बोर्ड की को अपनी बैठकों की अवधि बढ़ाने का निर्देश देगा, बोर्डों का गठन करने की सिफारिश करेगा। 3 माह में रिव्यू करेंगे सीजीएम साहब। बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने वाले अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में रिव्यू किया जाएगा, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष, जो उसका चेयरपर्सन होगा, गृह सचिव, राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव व अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन के प्रति एक प्रतिनिधि से मिलकर गठित होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, सालसा से मिलकर जुड़ेंगे ये लोग। सालसा का अध्यक्ष भी होगा, गैर सचिव भी होगा, राज्य सचिव भी होगा, एक प्रतिनिधि भी होगा। 6 माह के अंतर्गत ये क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। कौन, हाई लेवल कमेटी HLC रिव्यू करेगी 6 माह में। बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर ऐसे लंबित रहने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में राज्य सरकार बहत की दी जाएगी। तो ये भी सूचनाएं देने की बात यहाँ पे की गई है और रिव्यू करने की बात की गई है। पावर दिया गया बड़े अधिकारियों को छोटे अधिकारियों के कार्यों की देखरेख करने का। सेक्शन 17 पे आ जाते हैं। विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। अब जैसे कोई बालक है, विधि का उल्लंघन न करता पाया जाए तो यह समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाए गए बालक ने कोई अपराध नहीं किया है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्गत बात के होते हुए बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा। बालक ने अपराध नहीं किया तो छोड़ देंगे भाई, उसको ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है कस्टडी में। और बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो बोर्ड समुचित आदेश कर देगा कि समिति के पास निर्दिष्ट किया जाए, CWC के पास, और वो क्या करे, उचित देखरेख की व्यवस्था करे बालक की। विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। अगर ये पाया जाता है कि विधि का उल्लंघन किया गया है बालक द्वारा तो क्या व्यवस्थाएं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं इस सेक्शन में जो अपन को थोड़ा ध्यान देना है। तो थोड़ा मेन चीज़ें आप देख लीजिए इसमें से। जहाँ बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, यह 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया है, तो अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण, मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों को जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड तो वह बालक को समुचित जांच करने के पश्चात और ऐसे बालक को परामर्श देने के पश्चात, उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने की अनुज्ञात करेगा। फर्स्ट ऑफेंडर है तो उसको डांट फटकार के अपन लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सामूहिक परामर्श से ऐसे क्रियाकलाप भाग लेने का निर्देश देगा। सामूहिक परामर्श में भाग लेने का निर्देश देगा कि सामूहिक तौर पे जो डिस्कस हो उसमें आप भाग लीजिए। किसी संगठन, संस्थान या बोर्ड द्वारा पहचान किए गए निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के पर्यवेक्षण, सामुदायिक सेवा करने का आदेश देगा। सामुदायिक सेवा में लगा देगा उसको, समाज सेवा जो है। बालक के माता पिता संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश देगा। माता पिता को जुर्माना लगाने की बात करेगा, जुर्माना दीजिए। परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न होगा, आर्टिकल 24 के उल्लंघन में कार्य न कराया गया हो, ये ध्यान देगा न्यायालय। बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए माता पिता, संरक्षक योग्य व्यक्ति की देखरेख के निर्देश के लिए बालक के सदाचरण, उनकी भलाई के लिए बोर्ड के अपेक्षानुसार प्रतिभू सहायता रहित 3 वर्ष से अधिक के लिए बंद पत्र निष्पादित किए जाने का निर्देश देगा। 3 वर्ष के लिए बॉन्ड पत्र भी भरवा लेगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष का बॉन्ड भी भरवाएगा या विशेष गृह में भेजने का, 3 वर्ष या ऐसी अधिक अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने का प्रावधान करेगा। अच्छा बताता है एक अच्छा सुधारात्मक सेवाओं के संबंध में। अन्य आदेश हो सकेंगे कि किसी विद्यालय में, चिकित्सालय में या किसी बारंबार हाजिर होने के लिए प्रतिसिद्ध करने की या व्यसनी कार्यक्रम में भाग लेने से संबंधित आदेश भी अतिरिक्त आदेश दे सकता है बोर्ड। अगला है
क्लॉज 19 सेक्शन 19 है बालक न्यायालय की शक्तियाँ। अब बालक न्यायालय की क्या शक्तियाँ होंगी? सेक्शन 15 के अधीन बोर्ड के प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त होने के बाद बालक निर्धारण न्यायालय यह विनिश्चय कर सकेगा कि क्या विनिश्चय करेगा। देखिए, सीआरपीसी के अनुसार बहस के रूप में बालक के विचारण, बालक की विशेष जरूरतों, ऋजु विचारण के सिद्धांतों तथा बाल अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए विचारण के पश्चात समुचित आदेश पारित करने की आवश्यकता है। ये वो देख लेगा, बोर्ड बालक न्यायालय देख लेगा कि बालक को समुचित देख रेख या उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए कुछ यहाँ पे विचारण करने की आवश्यकता है या आदेश पारित करने की आवश्यकता है। तो बालक क्या करे, न्यायालय क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा, समुचित आदेश पारित करेगा। कौन करेगा? बालक न्यायालय समुचित आदेश पारित करेगा। तो ये थोड़ी बहुत देखिएगा, सुधारात्मक सेवाओं के संबंध में न्यायालय द्वारा भेजी जा सकेंगी रिपोर्टें, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िएगा इसको। खाली इतना आपको ध्यान देना है कि बालक न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो बालक न्यायालय की शक्तियाँ सेक्शन 19 में दी गई हैं। बस इतना एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई अंदर से कोई विशेष क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 20 में आ जाते हैं। बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की बेहद अवधि को पूरा करना है। अब 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो प्रक्रिया क्या होगी बालक के संबंध में, इसको थोड़ा देखिए। जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और अभी भी ठहरने की अवधि पूरी करनी है तो बालक न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या ऐसे बालक के सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और क्या ऐसा बालक समाज का योगदान करने वाला सदस्य हो सकता है, परिवीक्षा अधिकारी या जिला बालक संरक्षण एकक या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपने स्वयं के द्वारा जैसा अपेक्षित हो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था करेगा। और धारा 19(4) के अधीन सुसंगत विशेषज्ञों के मूल्यांकन के साथ बालक के प्रगति अभिलेख पर विचार में लिया जाएगा। प्रगति रिपोर्ट बनाते हैं, उसको भी ध्यान देंगे बालक की। उपधारा 1 के अधीन विनिर्देश प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात बालक न्यायालय ऐसी शर्तों पर जो ठीक समझी जाए इसके अंतर्गत ठहरने की बेहद अवधि के शेष भाग के लिए मॉनिटरी प्राधिकारी भी है नियुक्त करेगा। बालक को छोड़े जाने का विनिश्चय कर सकेगा। यह विनिश्चय कर सके बालक अपनी शेष अवधि जेल में पूरा करेगा। प्रत्येक राज्य सरकार मॉनिटरी बेहद की एक सूची रखेगा। देखिए, अब 21 साल का हो जाता है बालक, तो अब वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट ये भी कर सकती है कि बालक को छोड़ दीजिए, और रिपोर्ट ये भी कर सकती है बाकी समय के लिए इसको जेल में रख दो। कैसे मेजर हो गया है तो जेल में भेज दो आप। तो अपराध की प्रगति है, अपराध कैसी प्रगति का है, इसके आधार पर बालक न्यायालय या बोर्ड यहाँ पे डिसाइड करेगा। इसकी 21 कहती है आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरोध न किया जाएगा। अब देखिए, क्या दंड नहीं दिया जा सकता विधि का उल्लंघन करने वाले, मतलब अपराधी किशोर को क्या दंड नहीं दिया जा सकता। इंपोर्टेंट धारा 21 लिखिएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार, ये कहते किसी भी कानून के अंतर्गत ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। देखिए, किसी भी हालत में ऐसे बालक को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, आईएमपी लगा देना इसमें। सेक्शन 22 कहती है दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्रवाई का बालक के विरुद्ध लागू न होना। देखिए, बॉन्ड भी नहीं भरवाएंगे बच्चों से, वैसे भी बॉन्ड भरवा ही नहीं सकते माइनर से, अपन खुद जानते हैं। एक एग्रीमेंट ही तो होता है, बॉन्ड नहीं भरवा सकते। तो बॉन्ड भरवाए जाने की बालक है कि बालक पे ये चैप्टर 8 लागू नहीं होगा। 106 से लेकर 110 तक की बातें कोई लागू नहीं होगा। 23 विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्रवाई का न होना। अब देखिए, अपराधी के साथ संयुक्त ट्रायल नहीं करेंगे बालक का, ये भी आपको ध्यान देना है। वैस व्यक्ति के समान कार्रवाई नहीं करेंगे, इस पर पूरी तरह से रोक लगाएगी। बालक की कार्रवाई बालक बोर्ड में चलेगी। निर्भया वाला केस एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। निर्भया माने देख रहे हैं, वो माइनर था, सबसे ज़्यादा क्रूअल्टी उसी ने की थी, लेकिन उसकी कार्रवाई अलग चलती थी, बाकी लोगों की कोर्ट में कार्रवाई चलती थी। किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निर्भरताओं का हटाया जाना। अब निष्कर्षों के आधार पर अयोग्यताओं को हटा दिया जाएगा। जैसे क्या बोला गया है यहाँ पे, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई बालक जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है, किसी ऐसी निर्भरता से यदि कोई हो ग्रस्त नहीं होगा जो ऐसी विधि के अधीन किसी अपराध की दोष सिद्धि से संलग्न हो, परंतु उस बालक के मामले में 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है, उससे अधिक है या उससे अधिक है
तथा उसे बालक न्यायालय द्वारा धारा 19(1) के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है। अब धारा 1 के उपबंध लागू होंगे। तो यहाँ पे देखिए निहरताओं का हटाया जाना, निष्कर्षों के आधार पर अयोग्यताओं को हटाए जाने की बात यहाँ पे की गई कि अगर निष्कर्ष निकाला जाता है तो कोई भी अयोग्यता है तो उसको हटाया भी जा सकता है न्यायालय द्वारा। सेक्शन 25 कहती है लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध। अब लंबित मामले हैं उनके संबंध में विशेष उपबंध सेक्शन 25 में किए गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 26 में आ जाइए, विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध। अब विधि का उल्लंघन मतलब अपराध करके भाग गया बालक, तो उसके बारे में क्या उपबंध किया जाएगा। तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए कोई पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था की देखरेख से जिसके अधीन उस बालक को इस अधिनियम के अधीन रखा गया था भगोड़ा हो गया है मतलब भाग गया है। बालक को 24 घंटे के भीतर अधिमानता उस बोर्ड के समक्ष जिसने बालक की बाबत उस मूल आदेश पारित किया है, यदि संभव हो निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां बालक पाया जाए, पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर निकटतम बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा या जिसने आदेश किया है उसके समक्ष पेश किया जाएगा। बोर्ड बालक के निकल भागने के कारणों को सुनिश्चित करेगा और बालक को उस संस्था या उस व्यक्ति को जिसके अभिरक्षा बालक निकल भागा था वैसे ही अन्य स्थान या व्यक्ति को जिसे ठीक समझे भेजे जाने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा। परंतु बोर्ड किन्हीं विशेष मामलों की उपायों की बाबत जो बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक समझे जाएं अतिरिक्त निर्देश भी दे सकेगा। कोई अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी बोर्ड बालक के बारे में, ये भी आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब भगोड़े बालक को हम लोग क्या करेंगे, जल्दी अरेस्ट करवा के फिर से संरक्षक गृह में रखेंगे। यहाँ पे अपना जो विवेक बोलता है वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। ज़्यादा लेंदी है प्रोसीजर, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, पढ़िए और अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कीजिए कि आप एक जज की भांति अपने आप को रखिए इन धाराओं में और फिर निर्णय लीजिए एक छोटे बच्चे के लिए। तो आपको क्या निर्णय सही लगता है वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, लेकिन थोड़ी लेंदी लिखी गई है। अब देखिए बाल कल्याण समिति, इसको भी अपन थोड़ा समझते हैं। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का गठन करेगी। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा, एक या अधिक प्रत्येक जिले के लिए। समिति के सभी सदस्यों में अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचना की तारीख से 2 मार्च के भीतर व्यवस्था की जाएगी। 2 मार्च के भीतर व्यवस्था की जाएगी उपरोक्त सबके संबंध में। समिति एक अध्यक्ष और 4 ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, जिनमें कम से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एक अध्यक्ष था, पीठासीन अधिकारी था, 2 सदस्य थे जिसमें एक महिला थी, 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए था, सामाजिक कार्यकर्ता था। यहाँ पे एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। अब राज्य सरकार क्या करेगी, नियुक्त करेगी इन्हें, कम से कम एक महिला होगी 4 सदस्यों में से, ठीक है। बालकों से संबंधित विशेषज्ञ होंगे 3 अन्य, तो 4 रखे गए, 4 में से एक महिला होना चाहिए कम से कम। जिला बालक संरक्षण एकक को राज्य सरकार द्वारा एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाएंगे सचिवालय सहायता के लिए अपेक्षित, तो अन्य सचिव और कर्मचारी वृंद भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान या मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विज्ञान, मानव विकास, दिव्यांगजन बालकों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री धारण नहीं करता है। मतलब ये विशेष क्षेत्र हैं, एजुकेशन वगैरह, फिलॉसफी वगैरह, इन सब में विशेष नॉलेज रखने वाले व्यक्तियों को यहाँ पे रखा जाएगा। और जब तक ऐसा व्यक्ति बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से अंतर्वलित ना हो, बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या विधि यह सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा या मानव विकास, दिव्यांग बालकों के लिए विशेष डिग्री में शिक्षा में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति ना हो। तो ये भी आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विशेष अनुभव वाला 7 वर्ष से सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए, 7 वर्ष से अनुभवरत व्यक्ति होना चाहिए इन क्षेत्रों में। निर्योग्यताएँ बताई गई सबको 4A में कि कोई व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा अगर भूतपूर्व रिकॉर्ड है बालकों के अतिक्रमण का, नैतिक अधमता के लिए दोष सिद्ध है, हटाया गया है, सेवा से पदच्युत किया गया है, इन अनैतिक कृत्यों में लिप्त पाया गया है, प्रबंधन का, जिस जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग लिया है उसने, आदि कुछ नियोग्यताएं हैं।
सेक्शन 6 बोलती है, सब क्लॉज 6 बोलती है, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो जो CWC है उसमें कोई सदस्य कितने समय तक के लिए नियुक्त किया जा सकता है? 3 वर्ष तक के लिए। राज्य सरकार समिति किसी सदस्य की नियुक्ति जांच करने के पश्चात समाप्त की जाएगी। अब ये जांच करने के पश्चात नियुक्ति भी समाप्त कर सकती है राज्य सरकार। कैसे नियुक्ति समाप्त कर सकती है? ये सब क्लॉज 7 में बताया गया है। दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, नैतिक अधमता के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, लगातार 3 मास तक समिति की कार्रवाइयों में उपस्थित नहीं होता है और किसी बहस में न्यूनतम 3/4 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है। ये 2-3 कारण हैं जिनके आधार पर इसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है पद से सेवा। समिति जिला मजिस्ट्रेट के प्रारूप को ऐसे प्रारूप में जो बहस की जाए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जिला मजिस्ट्रेट समिति की कार्यप्रणाली का तिमाही पुनर्वलोकन करेगा। DM को पावर दे दिए गए, जैसा आपको पता है 2021 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है सारे पावर DM को दे दिए गए हैं समितियों के संबंध में निर्णय लेने के। समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी जिसमें महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी, JMFC और MM की पावर होंगी समिति के पास। जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण के उद्भूत शिकायत को सुनने के लिए शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और प्रभावित बालक या बालक से संबंधित कोई जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत फाइल करेगा। देखिए पूरे पावर यहाँ DM को है। शिकायत निवारण अधिकारी है कि समिति सही से काम नहीं कर रही, करप्ट हो गई समिति, पूरी कार्रवाइयाँ जिला DM साहब करेंगे, कलेक्टर साहब। समिति के संबंध में प्रक्रिया सेक्शन 28 बताती है समिति 1 मास में कम से कम 20 बैठकें करेगी। इस पर OT आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समिति 1 माह में कितनी बैठकें करेगी? कम से कम 20 बैठकें करेंगी। इस पर OT बन चुका है पहले एग्जामों में। अपनी बैठकों के कार्यवाही के समय ऐसे नियमों प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी जो बहस की जाए उसकी स्वयं की प्रक्रिया होगी। समिति द्वारा किसी विद्यमान बालक देखरेख संस्था का कार्यकरण की पड़ताल करने बैठकों को रूप में माना जाएगा। देख रेख और संरक्षण की जरूरत में बालक को बाल गृह में उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने में समिति के सदस्य के सामने पेश किया जा सकेगा। किसी विनिश्चय के समय समिति के सदस्यों के बीच राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय विवाह भी होगी। अध्यक्ष का राय निर्णायक राय होगा, विवाह भी होगा। समिति के किसी सदस्य को अनुपस्थित रहते हुए कार्रवाई कर सकेगी। समिति द्वारा किया गया कोई आदेश कार्रवाई के किसी प्रक्रम के दौरान केवल सदस्य की अनुपस्थिति के आधार पर आदेशमान नहीं होगा, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सदस्य अनुपस्थित है। परंतु मामले के अंतिम निपटान के समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे। ये आपको ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 20 बैठकें होंगी 1 साल में और मामले के फाइनल डिसीजन के समय कम से कम समिति के 3 सदस्य जरूर होना चाहिए उपस्थित, कोई भी निर्णय होगा तो ये आप ध्यान दीजिएगा। IMP परंतु पर भी लगाइएगा। समिति की शक्तियाँ क्या होंगी? यह देखिएगा, देख रेख, उपचार प्रबंध, विकास, पुनर्वास के निपटारे करना, मूलभूत आवश्यकताओं संरक्षण के लिए उपबंध करना, ये मूल काम है, मूल पावर है समिति के, फर्स्ट क्लॉज में दिए गए हैं। समिति के कृत्य उत्तरदायित्व क्या होंगे? अब देखिए समिति क्या करेगा, जो अनाथ बच्चे हैं, पढ़े हुए मिल गए हैं, आवारा बच्चे हैं, उनको क्या करेगा? पुनर्वास करने की व्यवस्था करेगा। तो यही इसके कृत्य हैं। पेश किए गए बालकों को संज्ञान लेना, उन्हें ग्रहण करना, सभी मुद्दों की जांच करना, बाल कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, जिला बालक संरक्षण एवं गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने, समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना, देखरेख करने हेतु योग्य व्यक्ति की घोषणा करने के लिए जांच करना, पोषण देखरेख के लिए बालक के स्थानांतरण का निर्देश देना आदि तमाम यहाँ पे कार्य हैं जो अनाथ और परित्यक्त बालक के संबंध में। कैसे जी, अपराधी बालक नहीं होते हैं, जो अनाथ बालक होते हैं, परित्यक्त बालक होते हैं, आवारा बालक होते हैं, इनको सुधार के लिए व्यवस्था की जाती है। तो ये कुछ कार्य आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस धारा का नाम याद रखिएगा कि समिति के कृत्य उत्तरदायित्व कौन सी धारा बताती है? 30 बताती है। तो इस तरह आपको यहाँ पे याद रखना है। चैप्टर 6 में आ जाते हैं। चैप्टर 6 कहती है देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया दी गई है ये आप थोड़ा समझिएगा। समिति के समक्ष पेश किया जाना। अब देख रेख और जरूरतमंद बालक जो होंगे निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे। कौन पेश करेगा इन्हें? 31 बताती है। पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, विशेष किशोर पुलिस एकक द्वारा, पदाभिहित बालक कल्याण पुलिस अधिकारी या जेल बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा पेश किया जा सकता है। 5 में से कोई भी व्यक्ति ने पेश कर सकता है। किसी लोक सेवक द्वारा, बाल बध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन या अभिकरण द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, बालक कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता, लोक भावना से युक्त नागरिक द्वारा, स्वयं बालक द्वारा, नर्स, डॉक्टर, परिचर्या गृह, होम, नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक द्वारा।
तो इनमें से किसी के द्वारा भी बालक को, मतलब कोई भी इजीली प्रस्तुत कर सकता है बालक को समिति के समक्ष, परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना 24 घंटे की अवधि के भीतर यात्रा के लिए आवश्यक समय को समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। जितने जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। राज्य सरकार जांच की अवधि के दौरान समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति का बालक को यथास्थिति बाल गृह, आश्रय गृह सुविधा उपयुक्त योग्य व्यक्ति को भेजने सौंपने को नियम बना सकेगी। संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे बाल देख रेख संस्थाओं में इसको भेजा जाएगा और रिपोर्ट की जाएगी जो अगर अनाथ बच्चे पाए जाते हैं। सेक्शन 33 कहती है रिपोर्ट ना करने का अपराध। रिपोर्ट ना करने का अपराध, देखिए रिपोर्ट करना पड़ेगा अनाथ बच्चों के बारे में किसके पास, समिति के पास, और रिपोर्ट नहीं करता है कोई तो अपराध। धारा 32 के अधीन यथास्थिति अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती, ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा। जो रिपोर्ट नहीं करता है, जिसकी जिम्मेदारी है समिति, बालक संरक्षक या बालक देख रेख संस्था, जिनको भी ये रिपोर्ट करने के बारे में जानकारी दी गई, खासतौर से पुलिस अधिकारी या संगठन परिचय दिया गया, ये नहीं करते हैं तो इनकी जिम्मेदारी क्या होगी, एक अपराध माना जाएगा। रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति, तो जो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, धारा 33 में जो अपराध बताया गया है उस अपराध के लिए 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 35 बालकों का अभ्यर्पण। कोई माता पिता संरक्षक जो शारीरिक, भावनात्मक व सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे है बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा। कहाँ पे पेश करेगा, समिति के समक्ष पेश करेगा। समिति क्या करेगी, समिति के समय अभ्यर्पण विलेख निष्पादित किया जाएगा। एक अभ्यर्पण विलेख बनाएगी और अभ्यर्पण किए बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक को अभ्यर्पण संबंधी विनिश्चय पर पुनः विचार करने के लिए 2 मास का समय दिया जाएगा। और समिति सम्यक जांच के पश्चात या तो बालक को माता पिता या संरक्षक को पर्यवेक्षणाधीन अनुज्ञात करेगी, या यदि वह 6 वर्ष से कम आयु का या की है तो वह बालक को किसी विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में रखेगी। यदि वह 6 वर्ष से अधिक आयु का है तो बाल गृह में रखेगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से कम आयु का बालक है ऐसा जिसको सरेंडर किया गया, अभ्यर्पण किया गया है, तो उसे कहाँ रखेगी, विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में। और 6 वर्ष से अधिक का है तो बाल गृह में रखेगी। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, टेक्निकल है, यहाँ पे IMP लगाइएगा इसको, इस क्लॉज को IMP लगा लेना कि कहाँ रखा जाएगा ऐसे बालक को जिनकी आयु इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन बताई गई है आयु में। सेक्शन 36 जाँच। धारा 31 के अधीन बालक पेश किए जाने पर रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति ऐसी रीति में जांच करेगी जो विहित की जाए, और समिति अपनी स्वयं की धारा 31 के उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति अभिकरण से प्राप्त रिपोर्ट पर बालक को बाल गृह या आश्रय गृह सुविधा युक्त तंत्र या योग्य व्यक्ति के पास भेजने के लिए और किसी सामाजिक कार्यकर्ता या बालक कल्याण अधिकारी या बालक कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा शीघ्र सामाजिक अन्वेषण करने के लिए आदेश पारित कर सकेगी। परंतु 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को जो अनाथ और अभ्यर्पित है या परित्यक्त प्रतीत होता है, विशेषज्ञता प्राप्त दत्तक अभिकरण में जहां उपलब्ध रखा जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को कहाँ रखा जाएगा, विशेषज्ञ प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखे जाने की बात करेगी। सामाजिक अन्वेषण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। सामाजिक अन्वेषण कितने दिन के भीतर पूरा होगा, 15 दिन के भीतर पूरा होगा, जिससे समिति को बालक को पहली बार पेश करने के 4 मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के समर्थ बनाया जा सके। जिससे क्या होगा, बालक को पहली बार पेश किया जाता है, अगले 4 माह के भीतर समर्थ आदेश किया जा सके, अधिकतम अंतिम आदेश, फाइनल आदेश किया जा सके। आगे बढ़ेंगे, बाकी ये प्रोसीजर आप छोड़ देना, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ क्लॉज 2 ही है, 15 दिन के भीतर सामाजिक अन्वेषण और अंतिम निर्णय 4 माह के भीतर। सेक्शन 37 पे आ जाइए, देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के बारे में पारित आदेश। तो यहाँ पे सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट आ जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे समिति क्या करेगी, निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगी बच्चों के लिए। क्या कर पारित करेगी, यहाँ A से लेके BC में ये आदेश दिए गए हैं, पूरे F तक G तक H तक दिए गए हैं। थोड़ा देखिए, बालक के देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरत होने की घोषणा करिए। इसको प्रोटेक्ट होम में रखा जाए, देख रेख में रखा जाए, संरक्षण में रखा जाए, इसकी घोषणा कर सकेगी। दूसरा, बालक कल्याण अधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, सामाजिक कर्ता बालक का प्रत्यावर्तन, किसको, संरक्षक या कुटुंब को प्रत्यावर्तन कर सकेगी इनको। C बोलती है
ऐसे ज़रूरतमंद बालकों का कुटुंब में या बालक का प्रत्यावर्तन बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है। बालक गृह सुविधायुक्त तंत्र विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानांतरण, मतलब यहाँ पे बाल गृह में उपयुक्त सुविधा तंत्र में या विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में बालक का स्थानांतरण कर सके। योग्य व्यक्ति के पास बालक का स्थानांतरण, पोषण देख रेख का आदेश 44 के अधीन, 45 के अधीन प्रयोज्यता का आदेश। अगला है ऐसे व्यक्ति संस्थाओं सुविधा क्षेत्रों की देखरेख में बालक को या निर्देश करना कि इनको भेजा जाए इनकी जहाँ पर इनकी देखरेख की जा सके। एच बालक की 38 के अधीन दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा करना। वह 6 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, कोई है नहीं है दूर दूर तक, तो उसे स्वतंत्र रूप से घोषित भी कर सकती है कि इस बालक को कोई अगर देसी विदेशी कोई इसको दत्तक ग्रहण लेना चाहे तो ले सकता है। समिति पोषण देखरेख के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा कर सकती है, पश्च देखरेख सहायता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कर सकती है, न्यायालय के लिए अन्य कृत्य कर सकती है जैसा आदेशित किया जाए। 38 किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया क्या है, कैसे स्वतंत्र घोषित करेंगे किसी बालक को, इस संबंध में सेक्शन 38 बताती है। अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में समिति बालक के माता पिता संरक्षकों का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी। ऐसी जांच पूरी होने पर यदि स्थापित हो जाता है तो बालक या तो अनाथ है जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बालक परित्यक्त है, कोई है नहीं है दूर दूर तक उसका, तो उसे दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर देगी। परंतु ऐसी घोषणा बालकों के लिए 2 वर्ष तक की आयु तक के है। बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर, ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक की आयु के हैं 4 मास के भीतर की जाएगी। अब 2 वर्ष तक की आयु के हैं तो 2 मास के भीतर स्वतंत्र घोषित कर देंगे, और यहाँ पे अगर 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो 4 मास के भीतर स्वतंत्र घोषित कर देंगे। जैसे कोई नहीं अनाथ बच्चा है, जितने जल्दी इन्हें दत्तक ले ले सरकार तो उतने जल्दी प्रोटेक्ट हो पाएगा ना उनका, तो इन्हें जल्दी करने की व्यवस्था की गई है। परंतु यह और की तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी परित्यक्त अभ्यर्थित बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता पिता के विरुद्ध कोई प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी, FIR दर्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, परित्यक्त अभ्यर्थित बालक के संबंध में जांच की रिपोर्ट जैविक माता पिता के विरुद्ध कोई प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर नहीं की जाएगी। जैविक माता पिता है मतलब जो बायोलॉजिकल माता पिता है, तो उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी दत्तक ग्रहण के संबंध में, अगर ये सब प्रोसीजर कर दी गई है तो। अभ्यर्थित बालक की दशा में वह संस्था जहां अभ्यर्पण संबंधी आवेदन पर समिति द्वारा बालक को रखा गया है 35 के अधीन वृहद अवधि पूरी होने पर बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए उस मामले में समिति के समक्ष लाएगी। कहाँ पे लाएगी? समिति के समक्ष लाएगी बालक को। मानसिक रूप से विकृत माता पिता के बालक लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के आवांछित बालक की दशा में बालक को समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस बार तत्समय किसी अन्य विधि में अंतर्गत किसी बात के होते दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकेगा। मानसिक विकृत माता पिता के बच्चों को भी स्वतंत्र घोषित किया जा सकेगा जिससे वो अच्छी जगह शिफ्ट हो सके। अनाथ परित्यक्त तो अभ्यर्थित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाए। कम से कम 3 सदस्य ऐसा निश्चय करेंगे जो स्वतंत्र घोषित करता है। समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बालकों की संख्या और विनिश्चयकर्ता लंबित करने की संख्या के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य अभिकरण और केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण को ऐसी रीति में जो बहस की जाए प्रति माह सूचित करेगी। तो हर महीने इसको सूचित किया जाएगा। चैप्टर 7 में आ जाते हैं पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना। देखिए अब अपन को कोशिश ये करना है, अनाथ बालक हैं, परित्यक्त बालक हैं, इनको अच्छा जीवन देना है। तो आप एक जज के तौर पर समिति में बैठे हैं मान लीजिए, तो आप कितना बेहतर कर सकते हैं उन्हें। तो जो आपका विवेक करेगा, ज़्यादातर विवेक के आधार पे ही डिसीजन यहाँ पे लेना है। अपन लोगों को विवेक के आधार पे डिसीजन लेना है, ठीक है। चैप्टर 7 हम लोग किशोर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का चैप्टर 7 देख रहे हैं, सेक्शन 39 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया। अब देखिए ऐसे बालकों को अपन लोग क्या करेंगे, पर्याप्त देख रेख में रखेंगे और देख रेख में रखने के बाद क्या करेंगे, इनको समाज में मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, समाज में मिलाएंगे जिससे इनकी व्यवस्था हो सके, समाज में एक आम जीवन की भांति ये वो कर सकें। इसके लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कमियां हैं, डिसेबिलिटी है, उनको दूर करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देकर समाज में स्थापित करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हैं सेक्शन 39। 40 में बोला गया देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक का प्रत्यावर्तन। अब यहाँ पर प्रत्यावर्तन कर सकते हैं अपन, किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण किसी भी बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बालक का प्रत्यावर्तन करते हैं, प्रत्यावर्तन मतलब यहाँ रेस्टोरेशन, पुनः स्थापन करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? ये सब काम बाल गृह, विशेष दत्तक ग्रहण, खुले आश्रय का प्राथमिक उद्देश्य होगा कि समाज में पुनः मिलाने को ही प्रत्यावर्तन यहाँ पे बोला गया है। ये भी आप पूरी छोड़ दीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा। बालक देख रेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण, अब इसको भी थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे लिखा है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही नहीं है, ऐसी रीति में रजिस्टर किया जाएगा। तो इन संस्थाओं को जो बालकों की देखरेख के लिए है या ज़रूरतमंद बालकों के संबंध में, इनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन रजिस्टर किया जाएगा। ये सेक्शन 41 बताती है। इनको अन्य नामों से जाना जाएगा, जैसे सब क्लॉज 2 कहती है, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय राज्य सरकार संस्था की क्षमता प्रयोजन को जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात अवधारित अभिलिखित करेगी तथा संस्था को किसी आश्रय गृह, बाल गृह, खुला आश्रय, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी। तो इन सब स्थानों के रूप में इनको रजिस्ट्रेट करने की भी बात की गई है सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। सब क्लॉज 3 कहती है देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालकों, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाले विद्यमान या नई संस्था से रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार ऐसी संस्था को आवेदन प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर अधिकतम 6 मास की अवधि के भीतर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी, ऐसे गृह की क्षमता निर्धारित करेगी। तो यहाँ पे ये इंटरिम तौर का रजिस्ट्रेशन भी दे सकती है कि अभी फाइनल नहीं है, कुछ और चीज़ें निर्धारित करना है, तो उससे पहले अपन ने क्या कर लिया, इंटरिम रजिस्ट्रेशन दे दिया कि आप बच्चों को रखिए, सेवाएं कीजिए, आप प्रॉपर काम कीजिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन अभी आपका देने वाले हैं, लेकिन इंटरिम हमने आपको दे दिया है। अंतिम रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रीकरण बेहद मापदंडों को पूरा नहीं करते। अगर संस्था प्रॉपर निर्देशों का पालन नहीं करते तो अंतिम रजिस्ट्रेशन अपन रद्द कर देंगे। सब क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है। यदि राज्य सरकार आवेदन की तारीख से 1 मास के भीतर कोई अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करता तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के सबूत को किसी संस्था को 6 मास की अवधि के लिए चलाने हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा। तो 6 मास के लिए चलाने का मतलब अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो कितने समय तक मानेंगे, 6 माह तक माना जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन 6 माह बाद स्वतः रद्द हो जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों द्वारा 6 माह के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो उच्चतम नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उसे उसके कर्तव्यों की अवहेलना के लिए जाएगा और समुचित विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाएगी। अगर 6 माह के भीतर नहीं निपटाते तो समुचित विभागीय कार्रवाई यहाँ पे करवा देंगे। सब क्लॉज 6 इंपॉर्टेंट है। किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि 5 वर्ष तक होगी। मतलब रजिस्ट्रीकरण अगर आपने करवा लिया किसी संस्था का, मान लीजिए NGO चला रहे हैं, आपने एक संस्था बना ली, तो 5 वर्ष तक के लिए ये व्यवस्था करेगी और उसका प्रत्येक 5 वर्ष में नवीकरण किया जाएगा। रिन्यूअल कितने दिन में होगा? प्रत्येक 5 वर्ष में रिन्यूअल किया जाएगा। राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया का जो बेहद किया जाए अनुसरण करने के बाद संस्थाओं धारा 53 पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाएं प्रदान करने के असफल रहती है, रजिस्ट्रीकरण समिति रद्द या विधारित कर सकेगी। प्रबंध के लिए नवीद या मंजूर राज्य सरकार द्वारा संस्था प्रबंध करेगी। तो ये राज्य सरकार का प्रबंध करने की पावर यहाँ पर बताई गई है। बाकी चीज़ें छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं। 42 पे बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति। अब जो कोई इस तरह की संस्था चलाएगा जिसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बोला गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो यहाँ पे दंड कितना दिया जाएगा? 1 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और प्रत्येक 30 दिन विलंब पृथक अपराध माना जाएगा। यह सब प्रत्येक हर महीने के बाद एक पृथक अपराध माना जाएगा। मतलब ये 2 बार दंडित किए जाएंगे। मान लीजिए 30 दिन रहे, आज दंडित कर दिया, अगले 30 दिन के भीतर फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो एक अपराध फिर से मान लिया जाएगा, एक साथ 1 लाख या दोनों से दंडित किया जाएगा। खुला आश्रय क्या होता है? सेक्शन 43 बताती है राज्य सरकार स्वयं मतलब गवर्नमेंट का या स्वैच्छिक वॉलंटरीली या NGO का है, खुला आश्रय स्थापित कर सकती है। खुला आश्रय रख रखाव कर सकेगी, खुले आश्रय के रूप में रजिस्टर कर सकेगी किसी भी संस्था को। ये सामुदायिक आधारित सेवा के रूप में यहाँ पे कार्य करेंगे। जितने भी बच्चे रखे जाएंगे सब लोग मिलजुल के यहाँ पे कार्य करते हैं खुला आश्रय में, मतलब टीम भावना के तौर पे कार्य करते हैं। प्रत्येक मास में खुला आश्रय के संबंध में सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालक को जिला बालक संरक्षक और समिति को सूचना भेजी जाएगी। प्रत्येक महीने की सूचना इसको भेजी जाएगी। 44 कहती है पोषण देख रेख। अब ये भी देखिएगा, सामूहिक पोषण देख रेख भी है। जरूरतमंद बालकों के संबंध में समिति आदेशों के माध्यम से इसकी व्यवस्था कर सकेगी कि सामूहिक पोषण देख रेख की व्यवस्था की जाए। बस इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है।
45 प्रवर्तकता राज्य सरकार, बेस्ट दर बेस्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता, सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी बालकों की प्रवर्तकता से विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप के संबंध में नियम बना सकती है कि भाई कोई बालकों के संबंध में कोई संस्था है, उसका स्पॉन्सरशिप लेना है या उसका प्रचार करना है, तो जो भी है इसके संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगी। कुछ मापदंड निहित किए जाएंगे, जैसे माता विधवा, विच्छिन्न विवाह स्त्री, कुटुंब द्वारा परित्यक्ता है, बालक अनाथ है, विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं, माता पिता जीवन के संकट रोग से पीड़ित हैं, इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो इनको प्रवर्तकता, इनको प्रमोट करने के लिए सरकार स्पॉन्सरशिप क्रिएट करेगी। और यहाँ पर प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्थान में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुंबों, बाल गृहों, विशेष गृहों के अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकेगी। तो इनको क्या किया जाएगा, सप्लीमेंट्री हेल्प के तौर पे मदद की जाएगी इन सब के लिए जिनको इस तरह की व्यवस्था है। 46 बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालक का पश्चातवर्ती देखरेख, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे 21 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, अब उसको 18 वर्ष की पूरी कर ली है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ेंगे, अब समाज में ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा बहुत मदद देंगे कि भैया ठेला खुलवा देंगे, चाट का ठेला लगवा देंगे, ठीक है, दुकान खुलवा देंगे, ऑटो दिलवा देंगे लोन पे, कुछ पैसे देके कि बाकी तुम पैसे भरना, कमाई करो, अपना जीवन यापन करो। तो समाज में स्थापित करने के लिए पश्चातवर्ती देखरेख की व्यवस्था की जाएगी 18 प्लस के बाद। संप्रेक्षण गृह 47 से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP लगा दीजिए। संप्रेक्षण गृह कहाँ पे है, 47 में है। राज्य सरकार स्वयं स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जिले या जिलों के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित करेगी। इनमें क्या किया जाएगा, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अस्थायी रूप से उनकी देखरेख पुनर्वास के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसे बालकों को रखा जाएगा, यहाँ पे रखने के योग्य है तो वह क्या किया जाएगा, ऐसी संस्था और रजिस्ट्रेट कर सकेगी। तो यहाँ पर रखा जाएगा ऐसे बालकों को जो देख रेख के लिए, मतलब अपराधी बालकों को रखा जाएगा संप्रेक्षण गृह में, राज्य सरकार स्थापित करेगी। बस इतना याद रखिए 47 में, बस और कुछ नहीं। 48 में विशेष गृह है, इन्हें कौन स्थापित करेगी, इनमें भी विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन आदेश द्वारा वहाँ रखे गए हैं स्वैच्छिक गैर सरकारी विशेष गृह स्थापित कर सकेगी, रजिस्ट्रेट किए जा सकेंगी। तो मतलब विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को विशेष गृह में भी रखा जाता है। इनकी व्यवस्था कौन, राज्य सरकार स्थापित करेगी इनको किसी भी तरह से, या सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, या NGO द्वारा संचालित भी हो सकते हैं। 49 सुरक्षित स्थान। अब देखिए राज्य सरकार क्या करेगी, 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राज्य में कम से कम सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी, एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी, कम से कम एक, जिससे 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 वर्ष से 18 की आयु के बीच का है, कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है, सिद्ध ठहराया गया, रखा जा सकेगा। तो सुरक्षित स्थान में क्या होगा, जघन्य अपराधियों को रखा जाएगा। जो बच्चे जघन्य अपराधी हैं, गंभीर मतलब 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध जिन्होंने किए हैं, उनको यहाँ रखा जाएगा सुरक्षित स्थान में। 50 बाल गृह। राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित करेगी, उनका रख रखाव कर सकेगी, देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देखरेख, संरक्षण, जरूरतमंद बालकों को रखने के लिए रजिस्ट्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बाल गृह स्थापित करेगी राज्य सरकार। यहाँ पे सभी प्रकार के बच्चों को रखा जाएगा, ज़्यादातर अनाथ बच्चों को रखे जाने की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। उचित सुविधा तंत्र सेक्शन 51 बोर्ड या समिति रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन, स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र, बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयुक्तता की वापस सम्यक जांच के पश्चात किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक को अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो बहत की जाए। तो यहाँ पे मान्यताएं भी प्रदान कर सकेगी राज्य सरकार किसी को उचित सुविधा तंत्र के तौर पर। योग्य व्यक्ति 52 बोर्ड या समिति किसी बालक की देखरेख, संरक्षण, उपचार के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति में बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यय के सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति घोषित प्रदान कर सकेगी, रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी। कौन करेगा, बोर्ड या समिति, दोनों को पावर है योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने।
ज़्यादातर उनकी माता पिता संरक्षक जो होते हैं उन्हें योग्य व्यक्ति घोषित करके बच्चे को उन्हीं के पास रखा जाता है। ये जिम्मेदारी नहीं लेते अपने पास में, और कहा जाता है टाइम टाइम पे लाते रहो जब बुलाया जाएगा, या फिर कांटेक्ट में रहना। 53 इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाओं और उनका प्रबंध करना।